नमस्कार दोस्तों, इम्पैक्ट पावर डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आज यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए सामान्य हिंदी की क्लास 1। दोस्तों आज से हम हिंदी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम 2026 में जो ये परीक्षा होने वाली है, तो दोस्तों उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इसकी जो परीक्षा है, देखो मेरे हिसाब से ये मई-जून में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी, ठीक है? तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मई-जून में आपकी ये परीक्षा होगी, ठीक है? तो मई-जून तक मैं आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूँगा और एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है? तो मई-जून तक मैं ये पूरा करा दूँगा। तो आप अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन हिंदी का बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, हिंदी में हम इसमें क्या-क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो 1 मिनट दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हुई है, तो चलिए वापस आते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत हम इसमें कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो भाषा और लिपि। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा भाषा एवं लिपि। देखो दोस्तों इसको हम आराम से कवर करेंगे और मतलब ज़्यादा परेशानी भी ना हो और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। अगर हम तसल्लीपूर्वक इसको कवर नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और सिलेबस भी निकल जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हम दूसरा चैप्टर हम करेंगे वर्ण एवं ध्वनि। इसमें हम करेंगे वर्ण एवं ध्वनि। उसके बाद हम करेंगे शब्द विचार। फिर हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। फिर हम पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम और उसके भेद। देखो मित्रों कि हम इसमें कुछ भी सिलेबस छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? पूरा कवर करेंगे जहाँ से भी जो भी प्रश्न हिंदी का बन सकता है, क्योंकि यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चंस हिंदी के आएंगे, ठीक है? यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे और हम सिलेबस ऐसे कंप्लीट करेंगे कि ना करके भी आप कम से कम 35 क्वेश्चंस उसमें से अटेम्प्ट करके ही आएंगे। तो उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत हाई रहेगा, ठीक है? और ये मान के चलिए कि यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है, ठीक है? तो कट ऑफ ना, यूपी पुलिस की कट ऑफ आप कम से कम 135 क्वेश्चंस का आप अपना टारगेट रखिए, क्योंकि कट ऑफ आप इसमें मान के चलिए लगभग 235 प्लस जनरल की, ठीक है? तो 235 प्लस आप इसमें मान के चलिए कट ऑफ। 135 का टारगेट इसलिए रखने को कहा गया है कि क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन गलत भी हो जाएंगे, जिसमें डाउट भी रहेगा, तो डाउट वाले ओवरऑल क्वेश्चन 135 के करीब मान के चलिए। तो इतना आप टारगेट रखिए। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, सॉरी, सातवां हम सर्वनाम और उसके भेद के बाद हम
आपको विशेषण और उसके भेद पढ़ाएंगे। सर्वनाम और उसके भेद के बाद हम पढ़ाएंगे विशेषण और विशेषण के भेद। ठीक है, विशेषण और विशेषण के भेद। अच्छा, विशेषण और उसके भेद के बाद 8वां हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं? ठीक है, तो हम फिर पढ़ाएंगे आपको अव्यय। अव्यय में हम आपको पढ़ाएंगे अविकारी, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार ना हो। ठीक है, अब 9वें जो चैप्टर है, 9वां चैप्टर है, फिर हम लिंग और उसके भेद। ठीक है, लिंग यानी जेंडर और उसके भेद। 10वां हम आपको लिंग और भेद के बाद वचन और उसके भेद करेंगे। ठीक है, वचन और उसके भेद। वचन के बाद फिर हम उपसर्ग करेंगे। उपसर्ग के बाद फिर हम करेंगे प्रत्यय। ठीक है, और प्रत्यय के बाद हम संधि और उसके भेद। फिर हम करेंगे समास। हम पूरा कवर कर लेंगे हिंदी का जितना भी सिलेबस है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस जो पूछा जा सकता है, तो हम पूरा पूरा कवर करेंगे। ठीक है, संधि और समास के बाद फिर हम वाक्य विचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट करेंगे हम वाक्य विचार। वाक्य विचार के बाद दोस्तों हम शुद्ध वर्तनी करेंगे। ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाला शुद्ध वर्तनी करेंगे। फिर हम वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है। तो वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां हम इसमें ये करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम वाक्य क्रम, संभावना है कि इस टॉपिक में से करें तो इसको हम करेंगे, इसमें से भी क्वेश्चन बने। इसके बाद फिर हम पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची देखो देखो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक है, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द, ये करेंगे। फिर हम करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे करेंगे। मुहावरे के बाद हम लोकोक्तियाँ करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसके बाद करेंगे युग्म और अनेकार्थक शब्द। ठीक है, फिर हम करेंगे शब्द और रचनाएं, सॉरी, रचनाएं और उनके वो रचनाएं और रचनाकार। अब हमारा जो लास्ट एक चैप्टर रह गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और वो है हमारा जो अंतिम रह गया है लास्ट चैप्टर, वो है रस, छंद और अलंकार। दोस्तों इसको हम सबसे बाद में करने वाले हैं, रस, छंद और अलंकार। ये पूरा सिलेबस हम आपको एग्जाम से पहले पूरा कवर करवा के इसका रिवीजन भी करवा देंगे। ठीक है, उस हिसाब से हमारी क्लासें चलेंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 37 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे यहाँ से पूरा, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें से बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हिंदी का एक लिमिटेड सिलेबस है, उसमें से बन जाते हैं। 37 में से 35 क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अ, जैसे कि कुछ रचनाएं, रचनाकार होते हैं जो याद नहीं हो पाते हैं,
बाकी मोस्टली कवर हो जाता है पूरा सिलेबस। तो आइए दोस्तों, अभी हम आज की क्लास शुरू करते हैं। अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो क्यों ना आज से शुरुआत की जाए क्लास की। देखिए दोस्तों, एक मिनट नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, सबसे पहले है कि परिचय। ठीक है, तो हिंदी भाषा का हम परिचय पढ़ेंगे। मैं पेन का पहले कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो पेन का कलर चेंज करता हूँ। आई थिंक मुझे ब्लू ले लेना चाहिए, थोड़ा सा डार्क में। देखते हैं। ये थोड़ा अब ठीक है। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अब सही दिखाई दे रहा होगा सभी को। चलिए आते हैं। तो दोस्तों, हिंदी भाषा का परिचय ये है कि यह है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं। ठीक है, विश्व में लगभग 3000 भाषाएं, तो लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक है, तो यह लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ठीक, हिंदी भाषा। और इसका प्रारंभ, इसकी शुरुआत, प्रारंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व हुआ। ठीक, उसके बाद यह, इसकी जननी कौन सी है, मतलब इसका जन्म। तो दोस्तों, इसका जन्म हुआ है संस्कृत से। ठीक है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है संस्कृत से। अब इसका परिवार क्या है? ठीक है, तो ये किस परिवार की भाषा है? तो यह भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषा है। तो ये याद रखिएगा कि हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। अब इसका स्थान कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो चीनी है। ठीक है, तो विश्व में चीनी और अंग्रेजी के बाद, ठीक है, विश्व में चीनी और अंग्रेजी, इन दो भाषाओं के बाद यह तीसरे स्थान पर आती है। तीनवे, ठीक है, तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो तीसरे स्थान पर यह आती है। तो तीसरे नंबर की ये क्या है? सबसे बड़ी भाषा है, सबसे बड़ी भाषा है। याद रखिएगा। देखो दोस्तों, हम इसी हिसाब से पढ़ने वाले हैं पूरी हिंदी। आपको ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब ऐसे ही याद हो जाएगा। वन लाइनर मैं करने वाला हूँ और थ्योरी भी लिखवाऊँगा, लेकिन लिखने की आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, बहुत ही सिंपल और डीप भी करेंगे और लाइट भी करेंगे। तो सिलेबस ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। आपको बस केवल क्लास लेनी है और कॉपी पेन आपको लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पूरी हिंदी हम ऐसे ही याद कर लेंगे और सिलेबस हमारा कवर हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये भारत की राजभाषा के रूप में सरकारी कामकाज की भाषा है एक तो, ठीक है, और बहुसंख्यक लोगों की भाषा के रूप में भी भारत की राष्ट्रभाषा है। इसके भाषा का जो क्रम है, अच्छा, उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि भारत में जो ये भाषा है, भारत की जो राष्ट्रभाषा कब बनाया गया इसको? तो दोस्तों, भारत की राष्ट्रभाषा
भारत की राष्ट्रभाषा ये 1965 से है, ठीक है। और इसको राजभाषा का दर्जा ठीक है, राज्य नहीं, सॉरी, राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा का दर्जा इसको कब, मतलब राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया संविधान में, ठीक है। तो दोस्तों संविधान में 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसको संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखो, हिंदी एक तो विश्व की 3000 भाषाओं में से एक है। 1000 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ है और इसका जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है, ठीक है। अगर परिवार की बात करें तो यह भारोपीय परिवार की भाषा है और विश्व में चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरे नंबर की सबसे बड़ी भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा इसको 1965 में दर्जा प्राप्त हुआ और संविधान में 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में इसको मान्यता दी गई है, ठीक है। अब संघ की राजभाषा के रूप में इसको मान्यता तो दी गई है, लेकिन कहाँ दी गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 343, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, ठीक है, 43 के अनुसार संघ की राजभाषा, ठीक है, संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। और लिपि कौन सी है? लिपि है देवनागरी, ठीक है। भारत की लिपि कौन सी है? देवनागरी, ठीक है। चलिए, अब हम इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा हो गया है। चलिए, अच्छा, कुछ पॉइंट्स और हैं इसके, कि जैसे इसका जो हिंदी भाषा का जो क्रम था, ठीक है, तो हिंदी भाषा का क्रम, तो हिंदी भाषा का क्रम क्या रहा है, मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई है? तो हिंदी भाषा का क्रम ये है, सबसे पहले वैदिक संस्कृति आती है, ठीक है। तो वैदिक संस्कृत का जो चलन था वो 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, ठीक है। अब वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृत, और इसमें वैदिक संस्कृत में ही जो 4 वेद हैं, चारों वेदों की रचना किस में हुई? रचना वैदिक संस्कृत में। इसके बाद आता है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत के बाद है लौकिक संस्कृत। दोस्तों लौकिक संस्कृत ये 500 से 800 ईसा पूर्व, तो लौकिक संस्कृत है 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व की भाषा, ठीक। तो 800 ईसा पूर्व, अब इसमें ये 800 ईसा पूर्व है, तो इसमें क्या है? इसमें रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत आदि जितने भी महाकाव्य हैं सब की रचना हुई थी, ठीक है। तो आदि महाकाव्य इसमें लिखे गए। अब आता है नंबर 4 पे, सॉरी नंबर 3 पे,
तीसरा नंबर आता है वो है पाली और प्राकृत भाषा का। पाली और प्राकृत, ठीक है। तो पाली और प्राकृत लौकिक संस्कृत जो है इसी का परिवर्तित रूप है। तो यह है लौकिक संस्कृत का क्या है, परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो पाली और प्राकृत क्या है, लौकिक संस्कृत का परिवर्तित रूप है। अब इसी में पाली और प्राकृत में ही क्या हुआ था, बौद्ध साहित्य लिखा गया था। बौद्ध साहित्य लिखा गया था किसमें, पाली और प्राकृत, ठीक है। अब उसके बाद आता है अपभ्रंश, नंबर 4। अपभ्रंश। अब अपभ्रंश क्या है, अपभ्रंश प्राकृत का परिवर्तित रूप, ठीक है। अपभ्रंश क्या है, प्राकृत का परिवर्तित रूप है। तो अपभ्रंश है प्राकृत का परिवर्तित रूप। अच्छा, सभी जो मोस्टली सभी भाषाएं हैं उन सभी का जो विकास है वह अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनका विकास अपभ्रंश से नहीं हुआ है। तो जैसे कि इसमें हम लिख सकते हैं कि अपभ्रंश से सभी भाषाओं का विकास हुआ है। तो मैं इसमें लिख दे रहा हूं कि द्रविड़, ठीक है। एक तो द्रविड़, तो द्रविड़ परिवार की जितनी भाषाएं हैं, ठीक है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन कौन सी, देखो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़, ठीक है। तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़। अब इनको छोड़कर सभी भाषाओं का विकास, ठीक है, अपभ्रंश से हुआ है। समझ गए, यहां तक क्लियर। अब क्वेश्चन आता है मानक हिंदी, ठीक है। तो दोस्तों